नमस्कार। डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में हम इतिहास की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ते हैं उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में। लेकिन हम आगे बढ़ें इसके पहले हमें ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का एक पुनरावलोकन कर लेना अधिक ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में हम देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का सामाजिक जीवन जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर चुका था। ऋग्वैदिक काल में हम वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ पाते हैं, ऋग्वैदिक काल में हम आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ पाते हैं, ऋग्वैदिक काल में हम आर्यों के जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान पाते हैं। लगभग इन्हीं पॉइंट्स को आधार बना करके हम उत्तर वैदिक काल की विवेचना करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए चलते हैं उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के सामाजिक जीवन के बारे में। समाज किसी भी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग है। परिवार के बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वह समाज है और समाज के बिना हम किसी भी सभ्यता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। समाज ही है जो धीरे धीरे विकसित होते होते एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है, एक महत्वपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करता है, एक सुसंस्कृत राष्ट्र का निर्माण करता है। तो लगभग उत्तर वैदिक काल में, जिसका काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व हम पाते हैं, तो हम देखते हैं कि इन 400 वर्षों में उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के सामाजिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आने प्रारंभ हो गए थे। शुरुआत हम वर्ण व्यवस्था से करते हैं। हालांकि ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक कालीन में भी विद्यमान था, लेकिन इस काल में वर्ण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने शुरू हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व जो है वह बढ़ता ही चला जा रहा था। इसके अतिरिक्त क्षत्रिय भी जो है वह एक महत्वपूर्ण स्थिति में आ चुके थे। तो पहले की भांति अब भी उत्तर वैदिक कालीन समाज मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जो महत्वपूर्ण परिवर्तन इस काल में आ गए थे वह यह था कि हरेक वर्ण के अनेक भाग बन चुके थे, अनेक उपभाग बन चुके थे और इनका स्तरीकरण हो चुका था। यानी ब्राह्मण जो है वह अनेक भागों में बंट चुके थे, क्षत्रिय भी अनेक भागों में बंट चुके थे, वैश्य अनेक भागों में बंट चुके थे और शूद्र भी अपने कर्म के अनुसार अनेक भागों में बंट चुके थे। जैसे ब्राह्मणों में हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो पुरोहित का काम करते थे उनका अलग वर्ग था, राजपुरोहितों का अलग वर्ग था, शिक्षकों का अलग वर्ग था, उपदेशकों का अलग वर्ग था, यज्ञ संपन्न कराने वाले ब्राह्मणों का अलग वर्ग बन चुका था, जो कि ऋग्वैदिक काल में नहीं था। उसी प्रकार से क्षत्रियों में भी जैसे जो सेनापति हैं उनका अलग वर्ग था, साधारण सैनिकों का अलग वर्ग था और जो समाज की रक्षा करते थे ऐसे रक्षकों का अलग दल था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था जो है वो अनेक भागों में विभक्त हो चुकी थी। लगभग इसी प्रकार की व्यवस्था हम वैश्यों में भी पाते हैं। वैश्य में भी अनाज व्यवसायी अलग हो चुके थे, स्वर्णकार अलग हो चुके थे, लौहकार अलग हो चुके थे, चर्मकार अलग हो चुके थे। मतलब समाज के भीतर जिन उद्योग धंधों को संचालित किया जाता था उनकी सबकी अलग अलग उनका स्तरीकरण हो चुका था, उनका विभाजन हो चुका था। यानी कि एक वर्ण के भीतर अनेक वर्गों का उदय हो चुका था। बल्कि हम इसे इस प्रकार से भी देख सकते हैं, यानी कि वर्णों के भीतर वर्गों का उदय, ये हम उत्तर वैदिक कालीन समाज में हमें देखने को मिलता है। शूद्रों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके जीवन में आ चुके थे। शूद्र जहाँ ऋग्वैदिक काल में समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, वो सामाजिक जीवन में धार्मिक कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में समाज का यह वर्ग अन्य वर्णों से अलग थलग पड़ना शुरू हो गया था। अब इस वर्ण को थोड़ा निम्नतर दृष्टि से देखा जाने लगा। हाँ, समाज में अभी भी ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित था। हालांकि उत्तर वैदिक कालीन समाज में चूँकि बड़े बड़े राज्यों की स्थापना प्रारंभ हो गई थी, महाराज होने लग गए थे, बैराज्य बनने लग गए थे, भूराज्य बनने लग गए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के राज्यों के गठन ने क्षत्रियों की महत्ता में काफ़ी वृद्धि कर दी थी। क्षत्रिय अब अपने आप को समाज के सर्वश्रेष्ठ पायदान पर देखना चाहते थे और यही वजह है कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में संघर्ष जो
है वह प्रारंभ हो गया। हालांकि अब भी क्षत्रिय वर्ग ब्राह्मणों को काफ़ी सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखा करता था, लेकिन अब ब्राह्मणों का धीरे धीरे अवसान प्रारंभ हो गया था और क्षत्रिय वर्ण जो था वह आगे की ओर बढ़ गया था। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में एक प्रकार से हम जिसे जाति प्रथा कहते हैं उसका उदय प्रारंभ हो गया था। ऋग्वैदिक काल में आपको याद होगा कि जो वर्ण व्यवस्था थी वह मुख्य रूप से कर्म पर आधारित थी, यानी कि जो जिस प्रकार के कर्म करता था उसका वर्ण वही माना जाता था और आसानी से एक वर्ण से दूसरे वर्ण में लोग प्रवेश कर जाते थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में यह एक वर्ण से दूसरे वर्ण में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया थी इसका धीमाकरण हो गया। ये धीमी धीमी रफ्तार में होने लगी और ये प्रक्रियाएं अब जटिल होने लगी। अब धीरे धीरे ऐसा होने लग गया कि ब्राह्मण के घर में उत्पन्न संतान ब्राह्मण कही जाएगा, क्षत्रिय के घर में उत्पन्न संतान क्षत्रिय कही जाएगी, वैश्य के घर में उत्पन्न संतान वैश्य कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था का आरंभिक रूप हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। हालांकि प्रारंभिक स्तर पर यह बहुत विकसित रूप में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसने एक संकीर्ण रूप और रूढ़िवादी रूप धारण कर लिया, जो कि 600 ईसा पूर्व की समाप्ति के आसपास में हम देखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में बहुत सारे नवीन धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। चूंकि इस समय में राजनीतिक विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था, तो क्षत्रियों की महत्ता बढ़नी जरूरी थी और क्षत्रिय का अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पायदान पर कायम रखने की कोशिश करना भी आवश्यक हो गया था। हम देखते हैं कि इन सारी बातों ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में एक संघर्ष को जन्म दे दिया था, उनके महत्व में वृद्धि हो गई थी। तो जाति प्रथा का उदय जो है वह होना प्रारंभ हो गया था, यह हम देख रहे हैं। साथ ही शूद्रों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हो गया था। हाँ, जहाँ ऋग्वैदिक काल में शूद्र जो हैं वह उनका उपनयन संस्कार होता था, वो वेदों का अध्ययन करते थे, वो यज्ञ में भाग लेते थे। उत्तर वैदिक काल में इन चीज़ों पर मनाही हो गई। अब सिर्फ 3 वर्णों का ही उपनयन संस्कार होता था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि शूद्र जो है वो अब यज्ञ से उनका पलायन होना शुरू हो गया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था थी। आश्रम व्यवस्था का जन्म ऋग्वैदिक काल की देन है। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, ये 4 आश्रम हम ऋग्वैदिक काल में पाते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इन 4 आश्रमों में से एक आश्रम यानी संन्यास आश्रम जो है वह नहीं दिखाई देता है, बल्कि सिर्फ 3 आश्रमों का ही हम उल्लेख पाते हैं। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम और उसके बाद आपका वानप्रस्थ आश्रम। तो इस प्रकार से सिर्फ 3 आश्रम ही हम इस समय में पाते हैं। साथ ही साथ हम सामाजिक जीवन में देखते हैं कि जो आमोद प्रमोद के साधन ऋग्वैदिक काल में आर्यों के थे वही उत्तर वैदिक काल में थे, यानी कि रथ दौड़, घुड़दौड़, जुआ, पाशा, शतरंज, इस प्रकार के खेल खेले जाते थे। हाथियों को आपस में लड़ाया जाता था और साथ ही साथ उनके खान पान में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता है। हालांकि ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो हैं वो मुख्य रूप से शाकाहार का इस्तेमाल करते थे, शाकाहारी थे, जबकि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के जीवन में थोड़ा बहुत मांस ने अपना स्थान ग्रहण करना शुरू कर दिया था। अब हम उत्तर वैदिक काल के स्त्रियों की स्थिति देखते हैं। स्त्रियों की स्थिति जो है उत्तर वैदिक काल में लगातार नीचे की ओर गिरती चली जा रही थी। ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों का जो जीवन था वो काफ़ी विकसित था, काफ़ी समुन्नत था, उन्हें समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा मिली हुई थी। वो वेदों में भाग लेती थी, वो सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेती थी, वो अनेक प्रकार के साहित्य की रचना करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनकी इस अवस्था में गिरावट आया। हालांकि शिक्षा का बहुत जोर शोर से प्रसार था, प्रत्येक बालक को, प्रत्येक बालिका का पढ़ना अनिवार्य था। और उत्तर वैदिक काल में भी हम एक से बढ़कर एक विदुषी महिलाओं का उल्लेख पाते हैं। जैसे उत्तर वैदिक काल में हम गार्गी याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ के बारे में भी पाते हैं, जिसमें गार्गी ने याज्ञवल्क्य को परास्त किया था।
ठीक है। लेकिन इसके साथ ही हम ऐतरेय ब्राह्मण में पाते हैं कि याज्ञवल्क्य के गार्गी को कहते हैं कि ज़्यादा बहस मत करो, नहीं तो तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। यह उक्ति यह स्पष्ट करती है कि उस काल में स्त्रियों की स्थिति जो है वो लगातार गिरती चली जा रही थी। पर्दा प्रथा नहीं था, लेकिन इस काल में बहुपत्नी विवाह या बहु विवाह का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। जो धनी संपन्न लोग थे, जो राजा थे, वो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। हालांकि इस सामाजिक व्यवस्था ने स्त्रियों के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। ये बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा कोई भी अंतर नहीं है। जिस तरह का ऋग्वैदिक काल का हम सामाजिक जीवन पाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन जो है हम उत्तर वैदिक काल में देखने को हमें मिलता है, थोड़े बहुत अंतर के साथ में। चूँकि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया एकाएक नहीं होती है, एकाएक कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से चलती है, बहुत ही मंथर गति से चलती है। और वास्तव में जब किसी भी व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो जो संक्रमण काल है उसका वह बहुत ही जटिल होता है, बहुत ही पेचीदगी भरा होता है और बहुत ही दुखदाई भी होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होने प्रारंभ हो गए थे। ऋग्वैदिक काल के आर्यों का जीवन जहाँ बहुत ही सीधा सरल था, वहीं उत्तर वैदिक काल में चूँकि राजनीतिक विस्तार के कारण बड़े बड़े साम्राज्य बनने प्रारंभ हो गए थे, तो मनुष्य के जीवन में भी उसी हिसाब से बहुत तेजी से परिवर्तन आना शुरू हो गया था। जहाँ ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि जो उद्योग धंधे थे वो सीमित पैमाने में थे, क्योंकि लोहा और सोना, बस इन दो धातुओं का उल्लेख ही हम ऋग्वैदिक काल में पाते हैं। जबकि उत्तर वैदिक काल में सोने, लोहे के अलावा तांबा, टीन जैसी धातुओं का भी प्रयोग प्रारंभ हो गया था। अनेक प्रकार के उद्योग धंधे, लघु और कुटीर उद्योग जो हैं वह प्रकाश में आने लग गए थे और बहुत इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। लोहे के औजार बनाने के अतिरिक्त सोने के गहने बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मनके बनाना, श्रृंगार की सामग्री बनाना, चमड़े की वस्तुएं बनाना, वस्त्र उद्योग का प्रारंभ, मतलब इस प्रकार के अनेकों उद्योग धंधे जो थे जो उत्तर वैदिक काल में बढ़ गए थे। यानी कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो है उस काल में बहुत कम ही उद्योग धंधे थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते उद्योग धंधों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। ये लघु और कुटीर उद्योगों के रूप में थे, छोटे छोटे उद्योग थे जो कि घरों से संचालित किए जाते थे। हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जहाँ गोत्र का उदय नहीं हुआ था, वहीं उत्तर वैदिक काल में गोत्र का उदय हो चुका था। गोत्र से क्या तात्पर्य है? गोत्र से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कुल में पैदा होता है और यह कुल जो है उसका जन्मदाता कोई ना कोई ऋषि है। यानी कि किसी भी कुल के प्रथम पुरुष जो कोई ना कोई ऋषि हैं, उनसे ही उस गोत्र का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग गोत्र स्थापित किए गए। जैसे कि आज भी हम देखते हैं, जैसे कुछ भारद्वाज गोत्र के हैं, कुछ शांडिल्य हैं, गर्ग है, गौतम है, पराशर हैं। तो अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग गोत्र को जन्म दिया और उस गोत्र की शाखाएं जब विकसित हुई तो वह आज आधुनिक युग में भी देखने को मिलती है। तो जो गोत्र व्यवस्था है उसका प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ, ऋग्वैदिक काल में यह अवस्था नहीं थी। साथ ही साथ इस गोत्र की व्यवस्था ने समाज में, परिवार में पुत्र के महत्व को बढ़ा दिया। ऋग्वैदिक काल में जहाँ पुत्र और पुत्रियों का महत्व लगभग बराबर था, वहीं उत्तर वैदिक काल में पुत्र का महत्व अधिक हो गया। वह संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था, वह वंश का उत्तराधिकारी होता था। वंश बढ़ाने का जिम्मा पुत्रों के कंधे पर होता था और साथ ही साथ पुत्र जो हैं वो याज्ञिक कार्यों को संपन्न करते थे। उनकी जिम्मेदारी थी परिवार चलाना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुत्र का सामाजिक महत्व इस काल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। शिक्षा का भी काफ़ी प्रचार प्रसार हो चुका था और लोगों का जीवन जो है वो पहले से काफ़ी कुछ बदल चुका था। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि आपको
उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के सामाजिक जीवन को लिखने में कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन पढ़ लिया है तो उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और उसकी जानकारी जो है वो दूसरों को भी दे सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी लेते हैं। आपने देखा होगा वीडियो में, पिछली वीडियो में, कि किस प्रकार से ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का आर्थिक जीवन जो था वह मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर करता था और दूसरे स्तर पर, दूसरे क्रम में कृषि आती थी। इसके बाद उद्योग धंधे और तब वाणिज्य एवं व्यापार हम देखते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह स्थिति क्रमशः चेंज हो गई। अब उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का आर्थिक जीवन जो है वह मुख्य रूप से कृषि पर आधारित हो गया। दूसरे पायदान पर आ गया, वह था पशुपालन। तो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का आर्थिक जीवन मुख्य रूप से कृषि पर जो आधारित हुआ, इसका मुख्य कारण था लोहे का पाया जाना। लोहे की जानकारी ने उत्तर वैदिक काल की कृषि को काफ़ी बढ़ावा दिया। साथ ही साथ बड़े बड़े राज्यों की स्थापना, बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना, बढ़ती हुई आबादी, जनसंख्या घनत्व, इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन और कृषि उत्पादों की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस कारण उत्तर वैदिक काल में कृषि जो है वह महत्वपूर्ण अवस्था में चली गई। लोग जो हैं वह कृषि से जुड़ने लग गए थे, कृषि कार्य उनका ज़्यादा होने लग गया था। और अब भी, यानी कि उत्तर वैदिक काल में भी लोग जो हैं वो पशुओं को पालते थे। जिस प्रकार की उनका पालन वो ऋग्वैदिक काल में किया करते थे, अब भी उनके जीवन में गाय का महत्वपूर्ण स्थान था। इसके अतिरिक्त वो बकरी भी पालते थे, घोड़े भी पालते थे। तो हम देखते हैं बत्तख और मुर्गियों को भी पालने का प्रमाण जो है वो मिला है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का काम भी चल रहा था। इसके अतिरिक्त उत्तर वैदिक काल में जो लघु और कुटीर उद्योग थे उनका काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो गया था। ऋग्वैदिक काल में बहुत कम, जैसे कि थोड़ा बहुत वस्त्र बुनाई का हम उदाहरण पाते हैं, थोड़ा जो है वो मिट्टी के बर्तन या औजार वगैरह का हम उल्लेख पाते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अनेक प्रकार के नए नए लघु एवं कुटीर उद्योगों का जन्म हो गया, जैसे कि चमड़े के सामान बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, सोने के आभूषण बनाना, मनके बनाना, इसके अतिरिक्त बहुत प्रकार के औजार बनाना, हथियार बनाना, घरेलू उपयोग की सामग्री बनाना, सूत वस्त्र उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, मतलब इस प्रकार के उद्योग जो हैं वो उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हो गए थे। क्योंकि जो जीवन है लोगों का वह एक अब सामान्य नहीं रह गया था, बल्कि अब इसमें भोग विलासिता का समावेश होना प्रारंभ हो गया था। तो जैसे जैसे धन का अर्जन होता चला गया, जैसे जैसे लोग जो हैं उनका सामाजिक जीवन विस्तार होता चला गया, जैसे जैसे उनका राजनीतिक जीवन और भी ज़्यादा विस्तृत होता चला गया, तो हम देखते हैं कि उसी प्रकार से उद्योग धंधे भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित होते चले गए। नए नए उद्योग धंधे जो हैं वो स्थापित हो गए थे। यहाँ तक कि हम इस समय में आयात और निर्यात का भी उल्लेख पाते हैं। बाहर से लाजवर्त मनी मंगाई जाती थी, पन्ना मंगाया जाता था, मनके मंगाए जाते थे और बदले में यहाँ से बहुत सारी सामग्री जो है वो निर्यात की जाती थी। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार आर्थिक जीवन में उत्तर वैदिक काल में काफ़ी कुछ परिवर्तन आ चुका था। अब हर कुछ बृहद पैमाने पर होने लगा था। तो स्टूडेंट्स, अब क्लियर है कि आप आसानी से लिख पाइएगा उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन है, जो आर्थिक जीवन है, उसके बारे में। तो अब हम इतिहास की कड़ी को अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के आर्यों के जीवन में धर्म का क्या प्रभाव था, धर्म का क्या स्थान था, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के आर्य जो थे वो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों से किस प्रकार उनका जीवन भिन्न हो चुका था। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आर्यों का जीवन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन से किस प्रकार भिन्न था। और साथ ही साथ इस प्रश्न का उत्तर भी पाने का प्रयास करेंगे कि क्या सिंधु सभ्यता और आर्य सभ्यता इन दोनों का जन्म एक ही समय में हुआ था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इन सारे प्रश्नों की जानकारी के लिए आप आगे की वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।